Hello students, today we will discuss a very important topics for CBSE board exam, that is dual nature of matter and radiation. So this is a very important chapter for your board exam and this is a very easy chapter you can say. मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ कि जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये बहुत ही इजी है एंड एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग पार्ट भी है। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आएगा आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना और नोट करिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लास नोट्स है तो चैप्टर को समझ लीजिए, अगर क्लास नोट्स नहीं है तो मेरे साथ क्लास नोट्स बनाइए। ओके, सो देखिए ये चैप्टर्स जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर है। बेसिकली यहाँ हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि लाइट का या फिर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर क्यों है। और ये जो ड्यूअल नेचर है मतलब एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है जो प्रूव करेगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। सो देखिए चैप्टर का नाम से आपको पता चलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए ये कंफ्यूज मत हो कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो सेम नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर सेम ही होता है। देखिए मैटर का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि मटेरियल्स एक ऑब्जेक्ट है ना जिसके पास एक मास है तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। लेकिन रेडिएशन क्या है, बेसिकली रेडिएशन जो है बेसिकली हम लाइट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इन जनरल लाइट भी बोलते हैं। ओके, लाइट मतलब ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन जो हम डेली लाइफ में लाइट का जो मीनिंग हम यूज करते हैं उसमें हम ये समझ लेते हैं कि लाइट का मतलब है जो हम देख सके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम देख सके वो ही लाइट है। इसका मतलब लाइट का एक पार्टिकुलर जो वेवलेंथ है वो ही हम देख सकते हैं, अदरवाइज मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम का जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ हम वही जो पोर्शन है वो हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कम या ज्यादा जो वेवलेंथ है उसको हम लाइट नहीं बोलेंगे। इन जनरल वो लाइट ही है, लेकिन डेली लाइफ में हम लाइट को यूज करते हैं जो विजिबल लाइट होते हैं, अदरवाइज रेडिएशन और लाइट सेम ही है। तो इसलिए हम कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। सो मैटर जो है वो डिफरेंट एक पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स का भी ड्यूअल नेचर होते हैं और एक रेडिएशन का भी मतलब लाइट का भी ड्यूअल नेचर होते हैं। तो देखिए यहाँ जो है मैटर का जो ड्यूअल नेचर है वहाँ डिब्रोगली हाइपोथेसिस आएगा, लेकिन रेडिएशन का जो ड्यूअल नेचर है ये कॉम्प्लीटली एक डिफरेंट थिंग है। और आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे जो है थोड़ा कॉम्प्लीमेंटरी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम ही है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस एंड आई विल फॉलो स्ट्रिक्टली द सीबीएसई सिलेबस व्हाट इज रिटन ऑन द वेबसाइट। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखिए रेडिएशन का ड्यूअल नेचर समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि लाइट का फेनोमेना जो है हिस्टोरिकली जो फेनोमेना डेवलप हुआ है लाइट का, वो फेनोमेना आपको एक बार सीरियली पता होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि हम लाइट को या फिर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर हम क्यों बोलते हैं। जैसे जब हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं या फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा है वहां पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम वेव ऑप्टिक्स में एंटर करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देन हम जब मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करते हैं जिसको कभी कभी क्वांटम ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, वहां हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये सब फेनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखा जाएगा कि कुछ ऐसा फेनोमेना है जो हम पार्टिकल नेचर से उसका जो फेनोमेना है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कभी कभी वेव नेचर से भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो आपने सुना ही होगा ये जो डेफिनेशन है लाइट का कि लाइट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा, है ना। तो लाइट का एक और भी एस्पेक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस फेनोमेना में
इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये फेनोमेना है लाइट है। तो चलिए एक बार लिस्ट करते हैं लाइट का जो फेनोमेना है जो हम पहले पढ़ा था। तो टॉपिक्स का हेडिंग डाल लीजिए कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। चैप्टर का नाम भी है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो देखिए पहले जो लाइट का कुछ फेनोमेना है, जैसे पहले फर्स्ट फेनोमेना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सीबीएसई सिलेबस में अभी नहीं है, पहले था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद अगर सिलेबस में होता तो हम ये भी पढ़ता कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लेकिन ये लाइट का एक फेनोमेना है तो हम लिस्ट कर रहे हैं तो लिस्ट कर देते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन नहीं किया, है ना, जब हम फिजिकल ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पहला जो दो फेनोमेना है ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस फेनोमेना को पहले जब न्यूटन्स जब फर्स्ट लाइट का जो थ्योरी दिया था, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ लाइट था ये, व्हिच इज कॉल्ड न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है ये बेसिकली एक पार्टिकल थ्योरी है। कॉर्पस्कल्स जो है बेसिकली ये स्मॉल पार्टिकल्स माना जाता है। जो पहले ये लोग लाइट के बारे में ऐसे सोचते थे कि ये लाइट सपोज ये एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो यहाँ से जो ये कॉर्पस्कल्स है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ये ऐसे बाहर निकल रहा है ना। तो दिस इज एक्चुअली बेसिकली द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एंड बाय यूजिंग दिस कॉर्पस्कुलर थ्योरम द साइंटिस्ट कैन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो ये दो फेनोमेना जो है इस थ्योरी में बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन किया जा सकता था। ओके, मतलब अभी भी किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ, जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब डिस्कवर हुआ, तब ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो हम बोलते हैं कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन बराबर चलते हैं, तो वो जो थ्योरी था वो थ्योरी काम नहीं किया। मतलब उस थ्योरी से हम इस फेनोमेना को, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है जब कोई बहुत ही नैरो स्लिट के थ्रू पास होते हैं तब वो डिफ्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो फ्लेयर्स आउट हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है। तो जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन था वो नहीं होता है इसमें। तो ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता था उस टाइम, इसलिए वो हाइगन्स जो है एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेकिन ये हाइगन्स वेव थ्योरी ऐसा है, जैसे हाइगन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ, हमारे सिलेबस में भी ये है कि by using Huygens theory prove the law of reflection and refraction, and we have proved also when we have studied about this geometric this physical optics का जो wave optics का जो फर्स्ट चैप्टर है, जब स्टार्ट में हमने पढ़ा था वही Huygens wave theory, and by using Huygens wave theory we have proved this reflection of light and diffraction of light also. Okay, तो देखो Huygens wave theory यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल था, क्योंकि by using Huygens wave theory we can explain all these four phenomena. So इस टाइम तक इस हाइगन्स थ्योरी को माना जाता था कि ये जो है एक करेक्ट थ्योरी है अबाउट लाइट। लेकिन देखिए फिर भी जब पोलराइजेशन डिस्कवर हुआ तब ये हाइगन्स वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइगन्स वेव थ्योरी में क्या था, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला था। लाइट को तो वेव बोल दिया हाइगन्स, लेकिन उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला था। लेकिन पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए एज्यूम करना पड़ता था कि लाइट जो है दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव,
एंड टू प्रोपागेट लाइट देयर नीड नॉट एनी मीडियम, क्योंकि यहाँ जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में भी ये बताया गया था कि लाइट जो है वो जब प्रोपागेट करते हैं थ्रू मीडियम, है ना। लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट जब डिस्कवर हुआ, इस फेनोमेना को जब डिस्कवर किया गया, तब पता चला कि लाइट जो है दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ जो है बेसिकली ट्रांसवर्स वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, जहां यहाँ जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव था, सो यहाँ ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट आ गया। सो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है इसको हम यूज करते थे, अभी भी करते हैं। ओके, उसके बाद देखो, तो यहां तक लगा कि अगर हम वेव नेचर लाइट को मान लेते हैं तो ये जो फेनोमेना है सब डिस्कस या फिर सब एक्सप्लेन हो गया। तो अगर कोई नया फेनोमेना डिस्कवर नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है या फिर जो वेव थ्योरी है इसको करेक्ट मान लेता था, सारे साइंटिस्ट इसको करेक्ट मान लेता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके बाद भी और फेनोमेना आ गया, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ, इसके बाद हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट भी डिस्कवर हुआ, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं कि ऐसा एक फेनोमेना है कॉम्पटन इफेक्ट। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि और भी फेनोमेना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ सेम काइंड्स ऑफ लाइट का जो नेचर है उसको सपोर्ट करते हैं। और भी है, जैसे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन हो गया, ये सब जब डिस्कवरी न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ ये फेनोमेना है, जैसे पेयर प्रोडक्शन हो गया या फिर पेयर एनिहिलेशन हो गया, पेयर एनिहिलेशन हो गया, ये सब जो थ्योरी है ये थ्योरी डिस्कस या फिर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय यूजिंग वेव थ्योरी। सो तब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। बेसिकली आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो है लाइट जो है एक्चुअल में ये पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जो स्ट्रीम ऑफ फोटोन से लाइट जब निकलता है तो लाइट से स्ट्रीम ऑफ फोटोन निकलता है। जैसे न्यूटन ने पहले बोला था कि ये कॉर्पस्कल से निकल रहा है, ऐसे ही आइंस्टाइन से बोला कि ऐसे पार्टिकल्स तो निकलेगा, लेकिन एक एक पार्टिकल्स का जो एनर्जी होगा दैट इज एच न्यू, एंड इस पार्टिकल्स को हम बोलेंगे फोटोन। एंड बाय यूजिंग द फोटोन थ्योरी या फिर पार्टिकल थ्योरी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका मतलब देखिए, पहले जो दो फेनोमेना था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर यहाँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो दो फेनोमेना था इसको हम डिस्कस करने के लिए या फिर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग वेव थ्योरी एज वेल एज पार्टिकल थ्योरी। इसका मतलब इस दोनों जो है फेनोमेना है ये पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो जाता है या फिर वेव थ्योरी से भी हो जाता है। लेकिन देखिए इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो है ये पार्टिकल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं होता है, इसके लिए वेव थ्योरी चाहिए। यहाँ पार्टिकल थ्योरी भी एंड वेव थ्योरी दोनों काम आ जाता है, लेकिन यहाँ ओनली वेव थ्योरी काम आ जाता है, और यहाँ जो है यहाँ ओनली पार्टिकल थ्योरी काम करता है। इसका मतलब देखिए रेडिएशन को या फिर लाइट को हम किसी एक नेचर में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ये वेव नेचर है तो हम इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर हम बोल दिए कि ये पार्टिकल है तो इस फेनोमेना को हम डिस्कस या फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लाइट जो है या फिर रेडिएशन जो है इसका डुअल नेचर है, क्योंकि देखिए कभी कभी ये वेव के तरफ बिहेव करता है तो कभी कभी पार्टिकल के तरफ बिहेव करता है, और कभी कभी दोनों को जैसा, मतलब पार्टिकल एंड वेव दोनों एक साथ जैसा है बिहेव करते हैं। मतलब पार्टिकल, अगर हम पार्टिकल मान लेते हैं तो भी ठीक है, हम वेव मान लेते हैं तो भी ठीक। इसलिए बोलते हैं कि रेडिएशन का जो है ये डुअल नेचर है रेडिएशन का। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोई एक में ऐसा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको यही लिखना है बस कि इस फेनोमेना को लिखना है एक एक, इतना तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये हुआ था, ऐसे डिस्कवर होता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि लाइट का ये जो दो फेनोमेना है ये पार्टिकल एंड वेव थ्योरी दोनों में एक्सप्लेन हो जाता है। ये जो फेनोमेना है ये ओनली वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाते हैं, और ये जो फेनोमेना है ओनली फोटोन थ्योरी या फिर पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि रेडिएशन का दो टाइप्स ऑफ नेचर है,
इसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसके बाद इस चैप्टर में हम बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एंटर करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या। ओके, एंड बिफोर डिस्कसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई कैन टेल यू आई वांट टू टेल यू सम फिनोमेना जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले ये आपको जानना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या। सपोज हमारे पास कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर ऐसे लाइट गिरता है ऑफ अ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, देन यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब देखिए मेटल सरफेस में क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा लूजली बाउंड होता है, तो अगर बाहर से हम एनर्जी देते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, और ये एनर्जी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिया जाता है। तो अगर ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट है तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर कोई दूसरे तरीके से ये एनर्जी दिया जाता है तो उसका नाम जो है चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे अगर हम फेंक दिया बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कराया और यहाँ से टकराया इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला है ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इधर से जो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फेंका है उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी वो काम आ जाता है इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। सो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, वो भी एक इलेक्ट्रॉन एमिशन ही है। सिमिलरली अगर देखिए हम स्ट्रॉन्ग फील्ड दे देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इधर प्लस और इधर माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड दे देते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उस टाइम इस इलेक्ट्रॉन को हम इस एमिशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। सिमिलरली अगर हम हीट देते हैं बहुत, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको मिल जाए, तो इन दैट केस दैट एमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसका मतलब देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, मतलब कैसे आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, हाउ यू कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोसेस का नाम है ये बदल जाता है। जैसे कभी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू लाइट, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन का ही काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी यूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। जब हम हीट देते हैं तब बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। सो ये डिफरेंट जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस है इसी का ही एक प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये लाइट का इफेक्ट है, रेडिएशन का इफेक्ट है, इसलिए हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अदरवाइज इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ये थर्मियोनिक एमिशन भी पढ़ाया जाता है, ये जो सेकेंडरी एमिशन भी पढ़ाया जाता है, फील्ड एमिशन भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ ये सब नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा गोल क्या है, टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो पहले ये भी आप नोट कर सकते हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में, आप ये भी लिख लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है, मैं लिख देता हूं इस टॉपिक्स को। डायरेक्टली तो ये सिलेबस में नहीं लिखा है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो लिखिए वेरियस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेरियस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ओके, तो पहला प्रोसेस हम बोलते हैं जैसे कि सपोज फील्ड एमिशन। अगर फील्ड एमिशन है इस शॉर्ट नोट्स के तरफ आप लिख लीजिए, फील्ड एमिशन जो है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ फेनोमेना क्या है बेसिकली, सपोज ये एक मेटल सरफेस है देखिए, और इस मेटल सरफेस के इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं। सपोज इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक बहुत अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एक बाइंडिंग एनर्जी होगा एक मेटल के साथ, लेकिन इस बाइंडिंग एनर्जी ये क्रॉस कर जाएगा और ये इधर इजेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि थर्मियोनिक एमिशन है ना। सो थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, देखिए इसमें हीट, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हीट एनर्जी, है ना, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हीट।
energy is basically provided by field. Okay, and the next is that number 3 हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर इधर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे इधर से इधर ऐसे फेंक दिया तो इस इलेक्ट्रॉन इस पे टकराएगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो ये जो है इट इज प्रोवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, है ना। सो प्रोवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड फाइनली जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसको बोलते हैं बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सो नंबर 4 हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, ऐसे रफली डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है और एग्जाम में इस डेफिनेशन आ सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये सब एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोर्थ प्रोसेस हम बोल रहे हैं यहां से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसका जो डेफिनेशन है आप अच्छे से लिख लीजिए। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होते हैं, सपोज ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मेटल सरफेस में ही रहता है ना। लेकिन इसका एक बाइंडिंग एनर्जी भी है, ऐसे नहीं है कि ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो मेटल है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाने स्टार्ट कर दिया, जाने के लिए ऐसे कोशिश की था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको खींच लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक बैरियर फील करेगा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम ऐसे एनर्जी प्रोवाइड कर दिए, सपोज दिस इज लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। देखिए एक बात मैं बार बार बताता हूँ, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लाइट इसके ऊपर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाएगा। जैसे हमारे जो विजिबल लाइट हम यूज करते हैं तो वो लाइट अगर हम इसके ऊपर एक मेटल सरफेस के ऊपर दे दे तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। इसका मतलब ये जो है इसका एनर्जी सुइटेबल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो इसका जो पोटेंशियल बैरियर एनर्जी है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। सो देखिए ये लाइट, लेकिन इस फेनोमेना बेसिकली क्या है कि एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस में तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक डेफिनेशन जो है आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट या फिर रेडिएशन भी हम आप बोल सकते हैं, व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी incident on a metal surface then electrons are ejected from the metal surface and this phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. और यहाँ और एक बात आपको समझना पड़ेगा, जैसे देखिए ये जो मैं बता रहा हूं कि सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का जो बात हो रहा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो जरूरी है इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए, जिससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट है तब तो ये निकलेगा, लेकिन उससे अगर कम है तो नहीं निकलेगा। इस सिचुएशन में हम उस फ्रीक्वेंसी को जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है इंसिडेंट लाइट का, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन उससे कम अगर है तो नहीं निकल पाएगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर है
इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, अगर उससे नीचे है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident light required to eject electron from the metal surface is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम न्यू जीरो से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। और देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है ना, वही एनर्जी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालेगा। इसका मतलब देखिए ये इलेक्ट्रॉन को भी एक मिनिमम एनर्जी चाहिए यहां से निकालने के लिए। जैसे कि इंसिडेंट लाइट जो है, इसका एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे भी एक मिनिमम एनर्जी रहेगा, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे कि वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस। देखिए ये डिफरेंट मेटल का जो बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर ये जो बाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, और ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। सो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, जिस एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वो जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल सरफेस। जो एनर्जी सेम होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ न्यू जीरो, क्योंकि देखिए न्यू जीरो क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को, जिस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्रीक्वेंसी के लिए बाहर नहीं निकले, उस फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, या मतलब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है यहाँ का कॉरेस्पॉन्डिंग, वो एनर्जी न्यू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हम बाद में देखेंगे, वो एच न्यू जीरो होगा, E इक्वल टू एच न्यू जैसा होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो ये बेसिकली एच न्यू जीरो होता है। और ये जो यहाँ से निकल रहा है, मतलब इसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वही एनर्जी है, तो वो हो जाएगा वर्क फंक्शन। मतलब देखिए वर्क फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल सरफेस के लिए है, कि इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस के लिए, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को, वो है वर्क फंक्शन। और ये जो मिनिमम एनर्जी आ रहा है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन के साथ इक्वल होगा, है ना। तो वर्क फंक्शन क्या है, तो ये डेफिनेशन जो है अलग अलग पूछते हैं, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो कभी वर्क फंक्शन का भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो वर्क फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, देखो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required of the metal surface, required to the metal surface for ejection of electron, is called work function। जिसको हम ओमेगा नॉट से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ओमेगा नॉट जो है ये बेसिकली इक्वल टू एच न्यू जीरो होता है, ये भी हम देखेंगे बाद में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ये ओमेगा नॉट जो है, या फिर डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू जीरो भी आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली एच न्यू जीरो
जहां एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन के साथ साथ ये जो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक है वर्क फंक्शन का डेफिनेशन और एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो हम करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे किया गया था, और वहां और भी एक टर्म हमको मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डालिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अब देखो एक्सपेरिमेंटली कैसे ये किया जाता है, एक वैक्यूम ट्यूब हम लेते हैं, ऐसे ग्लास ट्यूब, उसके अंदर दो प्लेट होगा, दो मेटालिक प्लेट होगा, इधर एक सपोज और इधर एक, है ना। अब देखिए ये जो दो मेटालिक प्लेट है इसको हम एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं देखिए यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं जो वोल्टेज नापेगा, और यहाँ एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं जो करंट नापेगा। अब देखिए क्या करना है इस सर्किट में, ये तो सर्किट तैयार हो गया, लेकिन ये सर्किट जो ओपन सर्किट है क्योंकि देखिए यह वैक्यूम है, कुछ नहीं, तो बैटरी अगर ऑन भी है तो भी यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये बैटरी जो है ये इसका जो पोलरिटी है हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल है, ये पोलरिटी भी इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, और इसका जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे एक अरेंजमेंट यहाँ लगाया हुआ है, और उसको मेजर करेगा ये जो वोल्टमीटर है। मतलब अगर वोल्टेज हम चेंज करते हैं तो ये वोल्टमीटर में ये दिखाएगा कि कितना वोल्टेज हम चेंज किया है, अभी कितना है, और उसके साथ साथ करंट का जो रीडिंग है यहाँ एमीटर ये रीड करेगा, और ये बहुत ही कम करंट होगा तो हम इसको म्यू एम्पियर में भी इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे माइक्रो एमीटर भी हम बोल सकते हैं, माइक्रो या मिली ऑर्डर में ये आएगा। अब देखिए करंट कब चालू होगा, कब स्टार्ट होगा, देखिए जब हम यहाँ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ इस प्लेट के ऊपर गिरेगा तब क्या होगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अगर हम बैटरी का पोलरिटी ऐसे कर देते हैं कि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो क्या होगा देखिए इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर ऐसे ये मूव करेगा, तो ये जब मूव करते करते इस प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा तब देखिए सर्किट में करंट दिख जाएगा। इसका मतलब इस एमीटर से आपको पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट के टाइम हम देख सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी को वेरी करके कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो करंट है ये करंट कैसे आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसका इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ साथ करंट जो है कैसे चेंज हो रहा है। मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो नेचर है एक्चुअली वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन अप्लाइड वोल्टेज, ऑन दिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट, इसके ऊपर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कैसे एक्ट कर रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। और देखिए हम यह इलेक्ट्रॉन को तो नहीं गिन सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हम ये जो सर्किट अरेंजमेंट किया है इससे पता चल जाएगी कि यहाँ जो है कितना करंट आ रहा है। तो इस करंट जो है ये करंट यहाँ जो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बेसिकली फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसलिए इसको फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलता है। तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो करंट यहाँ पास होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखिए यहां जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो करंट है अगर हम इस पोलैरिटी को हम चेंज कर देते हैं तो ये जो करंट है ये करंट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, सपोज हम करते हैं कि इधर जो है पॉजिटिव कर देते हैं और इधर नेगेटिव कर देते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्स होगा, इसका मतलब इस
इस बैटरी का जो पोलरिटी है वो हम चेंज कर दिए। तो बैटरी का पोलरिटी अगर हम चेंज कर देते हैं तो इधर नेगेटिव हो गया। अब क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं इधर नेगेटिव वोल्टेज को। तो नेगेटिव वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यह करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था उसको हम रोक दिया बाय यूजिंग दिस पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इन दैट केस जो पोटेंशियल यहाँ यूज होगा इसको हम बोलते हैं वी नॉट, उसको हम बोलते हैं वी नॉट। और ये वी नॉट जो है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या है, ये जो एनोड और कैथोड है इसको हम एमिटर और कलेक्टर बोल सकते हैं। इसको हम एमिटर बोल सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इसको हम कलेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है। तो एमिटर और कलेक्टर के बीच में एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बंद हो गया, या फिर फोटो करंट जो है बंद हो गया। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, सो याद रखना, इसको हम बोलते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस between emitter and collector due to which there is no photocurrent in the circuit is called stopping potential. So you can write in this way. Okay, so this is the definition of stopping potential. ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं बता रहा था कि कैसे ये एक्ट कर रहा है, मतलब कैसे ये चेंज हो रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्ट कर रहे हैं विद द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब। मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन जो था, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुआ था उसका जो ऑब्जर्वेशन हुआ था, वो ऑब्जर्वेशन को हम एक एक करके लिस्ट करते हैं। और वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉज है वो बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट है उसको अगर हम एक एक करके लिस्ट करते हैं तो बन जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो भी आप बोल सकते हैं सेम ही। सो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए फास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। फास्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली देखा जाएगा तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इसको मिल जाता है तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि पहले ये इंसिडेंट रेडिएशन जो है एमिटर के ऊपर आया उसके बाद थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ऐसा नहीं होता है। जब ये एनर्जी जो है जब ये प्लेट के ऊपर गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लेकिन ये ऐसा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी का बात हम कर रहे थे पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहाँ एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का जरूरत है। ये फास्ट ऑब्जर्वेशन था और उसके बाद हो गया अगर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी मिल गया तो इंस्टेंटेनियस। तो पहले उसको लिखते हैं। तो फास्ट ऑब्जर्वेशन जो है कि
photoelectric effect there need a minimum suitable frequency of incident radiation, which is called threshold frequency. इसका मतलब देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ, अब डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि फिर इसका डेफिनेशन तो पहले लिख रखा है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये लाइन देयर इज ए कंक्लूजन, बेसिकली देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कि लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड देन सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, जो मैं पहले ही बता दिया कि ऐसा नहीं है कि लाइट गिरेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लाइट गिरेगा तो एज सुन एज इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। और थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में यह बोला जाता है कि अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं यहाँ, तो देखा जाएगा इंटेंसिटी अगर चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इंटेंसिटी चेंज करने में इसका यहाँ जो करंट है ये चेंज हो जाता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ना, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब बेसिकली क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। पहले ये इक्वेशन भी आप लिख के रख सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है और ये पोटेंशियल अगर इसको रोक दिया, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसको रोक दिया। देखिए यहाँ जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लीजिए ये पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, इसका मतलब सबको रोक देगा। इसका मतलब V0 जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू EV0। EV0 मतलब वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V। तो यहाँ जो पोटेंशियल है V0 और चार्ज क्या है E या Q। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इस V0 के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो किस वजह से वर्क हो रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन अगर ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये खत्म हो जाता है वर्क करते करते, इसका मतलब स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV0 हो जाएगा। सो इसका मतलब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देखिए यहाँ हम जो मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी ये तो हम नहीं नाप सकते हैं ना यहाँ, लेकिन हम नाप सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, क्योंकि यहाँ वोल्टमीटर लगाया हुआ है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी इसको हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब देखिए अगर पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है। सो देखिए अगर हम यहाँ इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर दिया, बढ़ा दिया इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन में से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो इंसिडेंट रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। देखिए अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले जैसा था ऐसे ही है। सो ये ऑब्जर्वेशन आपको ये बोलेगा नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 जो है कि
द मैक्सिमम या फिर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट depends on the frequency of incident light, sorry, depends on the intensity of incident light. इंटेंसिटी अगर हम चेंज करते हैं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं तो देखा जाएगा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा हो रहा है वो एक्सप्लेन करेगा आइंस्टाइन, इसलिए तो उसको नोबेल मिला था, बट इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्वेशन है, हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्यों हो रहा है इसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशन हम यूज करेंगे बाद में, आप इसके बाद वो पढ़ेंगे। और नंबर 4 जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो अगर हम इधर प्लस और इधर माइनस कर देते हैं आप, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर और करंट मिलेगा। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, मतलब इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो यह करंट जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं तो देखा जाएगा कि करंट जो है चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट डिपेंड नहीं करता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फोटो करंट जो है दैट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट डज नॉट डिपेंड ऑन द काइनेटिक फ्रीक्वेंसी। ओके, सो द फोटो करंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि द फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी of incident light on frequency of incident light but will depend on intensity. So ये दो जो है पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको ये सारे लिखना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से भी आ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये 3 और 4 पॉइंट जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू ग्राफ। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब होते हैं तब ग्राफ ड्रॉ करके ये लोग पता करते हैं कि कैसे डिपेंड कर रहा है। ये जो नंबर 3 और नंबर 4 रिजल्ट जो मैंने लिखा है, इसको बेसिकली ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये ग्राफिकली एक्सप्लेन मतलब हम करंट वर्सेस वोल्टेज जो ग्राफ है, पोटेंशियल जो ग्राफ है, आईवी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से आई मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हम अगर आईवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये 3 और 4 पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअली क्यों हो रहा है वो अभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जर्वेशन जो हम बता रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा है उसके लिए अलग अलग थ्योरी दिया गया था, एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एट दैट टाइम वाज द आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, एंड फ्रॉम देयर we have got the Einstein's photoelectric equation. ओके, सो देखिए, तो नेक्स्ट हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। एक बार हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे तो एक बार इंटेंसिटी। तो देखिए ये सपोज आई इधर है, उधर भी है, तो इधर अगर प्लस भी है तो इधर माइनस भी होगा। इसका मतलब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमेशा इधर होगा। सपोज ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो यहाँ करंट 0 होगा। तो अगर हम वोल्टेज को ऐसे चेंज करते हैं इधर, तो वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, फिर सैचुरेटेड हो जाएगा।
एक टाइम आकर ये सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब और करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन तो होना ही था। तो अगर देखिए ये एक ग्राफ है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सपोज हम मान लेते हैं कि ये ν1 फ्रीक्वेंसी में है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ये होगा। लेकिन अगर दूसरा एक फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ν2 है जो कि ν1 से ग्रेटर है, तो देखा जाएगा उसके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसे ग्राफ होगा, फिर ये दोनों एक साथ ऐसे टच हो जाएगा। तो देखिए इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा यहाँ होगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ν2। सो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, मतलब IV करंट एंड वोल्टेज का अगर हम डाटा वहां से लेते हैं और प्लॉट करते हैं ऐसे ग्राफ, तो ये ग्राफ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है देखिए तब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, जब फ्रीक्वेंसी कम है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। इसका मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन देखिए ये इसका जो करंट है ये नहीं डिपेंड कर रहा है, फाइनली करंट जो है सेम ही है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है यहाँ सेम रख दिया। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी अलग करते हैं, लेकिन करंट इनिशियली तो मतलब पाथ अलग है दोनों का, लेकिन फाइनली जो मेन करंट जो है, मैक्सिमम करंट जो है वो सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम ये ग्राफ को इंटेंसिटी के साथ अगर हम बनाते हैं, सपोज इधर I इधर भी, तो एक ग्राफ अगर हम ऐसे बनाते हैं, सपोज ये L1 इंटेंसिटी में है, तो ये हो गया इसका जो मान लीजिए कि V0। अगर हम दूसरे इंटेंसिटी में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसे होगा L2, अगर L2 ग्रेटर देन L1 है तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो करंट है यहाँ ज्यादा है, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, देखिए यहाँ तक है, लेकिन इंटेंसिटी अगर कम है तो करंट यहाँ तक है ना, यहाँ तक है करंट I1 और यहाँ है I2। सो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो ऐसे हम ये दो ग्राफ से हम वो लास्ट 3 और 4 पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसको पता करने के लिए हम आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उसका मदद हम लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो हेडिंग डालिए, वेरी सिंपल है लेकिन लॉजिकल। ओके, सो नेक्स्ट है हेडिंग डालिए कि आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, हम इसको समझ सकते हैं। देखिए सपोज एक मेटल सरफेस है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेटल सरफेस के ऊपर एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए आपको। अगर ये न्यू जीरो है तो ये अगर न्यू है तो ये एक एनर्जी, सपोज ये मतलब ये न्यू जो है ये ऑब्वियसली एक जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होना ही है, वो वही हम देखेंगे। यहाँ से पहले हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये है 12 mv मैक्स स्क्वायर, और यहाँ जो है W0 जो है दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, अब देखो आइंस्टाइन पहले तो ये एज्यूम किया कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है एक पार्टिकल से, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से, जिसको हम बोलते हैं फोटोन, एंड ईच पार्टिकल का जो एनर्जी है दैट इज h न्यू। मतलब एक अगर इंसिडेंट रे आ रहा है यहाँ से बहुत सारा पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल का एनर्जी h न्यू होगा। मतलब अगर 2 पार्टिकल है तो 2h न्यू, अगर 3 पार्टिकल है तो 3h न्यू। तो इन्होंने पहले लाइट का जो पहले जो कॉन्सेप्ट था कि लाइट एक रेडिएशन है, एक वेव आ रहा है, उसको उन्होंने चेंज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट बेसिकली जो है एक स्ट्रीम ऑफ फोटोन है। तो एक फोटोन यहां से टकराएगा, इसका मतलब एक फोटोन जो है h न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है, और उस h न्यू एनर्जी देखिए h न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है। अब देखो ये जो h न्यू है ये 2 हिस्सों में ये बट गया। देखिए एक हिस्सा क्या होगा, यहां से इसको बाहर निकालने के लिए यूज होगा, जो है इसका वर्क फंक्शन, सरफेस का वर्क फंक्शन, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो इसका जो
जो काइनेटिक एनर्जी है वो देगा, दैट मींस हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज सिंपल है एनर्जी कंजर्वेशन, और इसको हम मैक्सिमम एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए W0 क्या होगा, अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, तो W0 या फिर ओमेगा जीरो जो होगा दैट इज H न्यू जीरो। सो हम यहाँ लिख सकते हैं H न्यू जीरो। सो H न्यू इज इक्वल टू H न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, लेकिन दिस इज द एक्चुअली दिस इज द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये एक आइंस्टाइन्स इक्वेशन का एक फॉर्म है, इसको हम अगर इक्वेशन 1 बोल देते हैं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि H न्यू इक्वल टू H न्यू जीरो प्लस इसको हम लिख सकते हैं E भी जीरो, पहले लिखा था कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू E भी जीरो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आइंस्टाइन्स का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब देखिए ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पॉइंट्स को। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए वो भी हम यहां से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी मैक्स जो है अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो दैट इज बेसिकली H न्यू माइनस H न्यू जीरो, है ना। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हमेशा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है और इन तो नेगेटिव नहीं है नहीं। तो देखिए H न्यू जो होगा दैट इज यहां से हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू H न्यू जीरो, इसका मतलब न्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो। तो देखिए एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो, न्यू जो है उससे ज्यादा है, इसका मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है। सो यहाँ देखिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो एग्जिस्टेंस है यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसका मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यू जीरो विल बी लेस देन इक्वल टू न्यू। सो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो ये इंसिडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी पता चल गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या था कि ये इंस्टेंटेनियस होगा। देखिए ये ऑब्वियस थिंग है, ये तो इंस्टेंटेनियस होगा ही। क्यों इंस्टेंटेनियस भी होगा, क्यों इंस्टेंटेनियस होगा? देखो क्योंकि ये एक पार्टिकल पार्टिकल कोलिशन है। अगर हम इसको एक फोटोन पार्टिकल मान लिया तो फोटोन पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसका मतलब ये पार्टिकल पार्टिकल कोलिशन है। तो देखिए एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के ऊपर गिरेगा तो ये पार्टिकल तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। ये हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, एक पार्टिकल को अगर हम दूसरे पार्टिकल से ऐसे कोलाइड कराते हैं तो सेकंड पार्टिकल जो है तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत वहां से निकल जाते हैं, है ना। मतलब वो तुरंत इधर उधर हिल जाता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये अगर पार्टिकल पार्टिकल है तो ये तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। सो सेकंड थिंग जो हम बोल सकते हैं कि एज दिस इज पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन, एज दिस इज पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये पहले इसको ऐसे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन दिस, सो उसके बाद लिखिए सो एक्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रूव्ड। सो एक्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रूव्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रूव्ड, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो होगा सेकंड थिंग जो है ऐसे लिखिए कि एज इट इज collision between photon and electron, collision between photon and electron, photon and electron, that is particle particle collision, that is particle particle collision. So it must be instantaneous, it must be instantaneous, ये instantaneous होना ही है क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल कोलिशन है, must be instantaneous, must be instantaneous, okay। एंड नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी से। इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि H न्यू जो है दैट इज इक्वल टू H न्यू प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को लिखिए कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन दिस व्हिच
directly shows that क्या शो कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, shows that frequency depends on kinetic energy. Okay, sorry, kinetic energy depends on frequency. ओके, उसके बाद नंबर 4 देखिए, ये भी ऑब्वियस है क्योंकि देखिए एनर्जी अगर इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल ज्यादा आ रहा है। तो अगर बहुत सारा फोटोन पार्टिकल्स आ रहा है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इसका मतलब चार्ज बहुत ज्यादा है, तो करंट ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है, इंटेंसिटी करंट जो है इंटेंसिटी से डिपेंड करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि एज इंटेंसिटी इंक्रीज so number of incident photon will also increase. Incident photon will also increase. Which results more number of electrons, more number of ejected electrons, more number of ejection of electrons. So current will increase. इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया इसका मतलब करंट विल इंक्रीज। सो देखिए ऐसे हम जो 4 पॉइंट है एक्चुअली जो बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉज था या फिर आप लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं, इस चारों जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसलिए आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो भी प्रूफ हो गया। सॉरी, ओके, तो यहाँ से लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है आइंस्टाइन का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसलिए है, मतलब आइंस्टाइन को नोबेल इसलिए मिला है कि वो इक्वेशन जो है आइंस्टाइन दिया था वहां से प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच कर जाता है। अदरवाइज देखिए ऐसे कोई अगर बोल दिया कि ऐसे ऐसे होगा ये इक्वेशन है तो लोग नहीं मानता। लेकिन देखिए मिलीकान एक एक्सपेरिमेंट किया था और आइंस्टाइन का ये थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए मिलीकान एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से मिलीकान एक ग्राफ ड्रॉ किया था। जो ग्राफ है ऐसे मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इधर है और इधर न्यू है, तो ग्राफ जो है ऐसा कुछ ग्राफ आया था। अब देखिए अगर हम आइंस्टाइन के इक्वेशन देखते हैं, वो इक्वेशन क्या है देखिए, h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस E V0। तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें इस ग्राफ को देखिए तो यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, E V0 इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। सो V0 हो जाएगा देखिए h अपॉन E इंटू न्यू माइनस h अपॉन E इंटू न्यू 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप है। अगर इसको हम y बोलते हैं, इसको हम m बोलते हैं और इसको x बोलते हैं, तो ये जो है ये c हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस c टाइप है जहां इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। तो देखिए ग्राफ तो ऐसा ही होना चाहिए था, पहला बात तो ये है। इसका मतलब मिलीकान एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ बनाया था और आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है ये दोनों सेम बात बोल रहे हैं। ये मैथमेटिकली डायरेक्ट इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन का, और ये वही स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लेकिन इससे भी बहुत मजेदार बात ये है कि अगर हम इस ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो इसका जो स्लोप है यहां से निकल जाएगा। इस थीटा को अगर हम इस ग्राफ से निकाल लेते हैं तो थीटा हो जाएगा, और थीटा अगर निकल गया तो tan थीटा भी निकल जाएगा। तो ये tan थीटा हो जाएगा इसका स्लोप, देखिए इसका स्लोप।
और अगर हम यहां से स्लोप निकालते हैं तो ये स्लोप क्या होगा, h/e। तो देखिए h/e है यहाँ स्लोप, और यहाँ का स्लोप है h/e, और यहाँ जो स्लोप है tan थीटा। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, अगर ये सही है तो इक्वल होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है और ये सही है तो h का वैल्यू भी सही निकालना चाहिए, e tan थीटा। तो देखिए tan थीटा अगर हम ग्राफ से यहाँ लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम लिखते हैं, तो h का जो वैल्यू है देखा जाएगा कि ये एग्जैक्ट आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इससे प्रूफ हो गया कि आइंस्टाइन सही था। अदरवाइज ये प्लैंक कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है ये नहीं आता। इसका मतलब आइंस्टाइन सही बात बोल रहा है, इसीलिए तो आइंस्टाइन को नोबेल मिला था। अदरवाइज देखिए ये एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूफ नहीं होता तो आइंस्टाइन को नोबेल नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज हाउ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। सो ये हो गया हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सेकंड क्या है, देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब जैसे एक मैटर, जैसे एक ये चौक है, इस चौक का भी ड्यूअल नेचर अगर हम बोलते हैं तो ये होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पहले हम लाइट का ड्यूअल नेचर का बात कर रहा था। तो देखिए चौक क्या है, एक पार्टिकल है। तो अगर इस पार्टिकल अगर मूव करते हैं तो इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेव होगा, तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और वही है वेव नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का तो पार्टिकल नेचर जो है वो ऑब्वियस है, वो हम देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि लाइट का जो वेव नेचर है वो हम कभी भी, मतलब बहुत ज्यादा फेनोमेना में वो दिखाई दिया जाता है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, वो हम कर सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि उसके वजह से करंट कितना है। ओके, तो इसका मतलब देखिए मैटर का जो ड्यूअल नेचर है कि मैटर तो पार्टिकल होता है, इसका पार्टिकल नेचर होना चाहिए, लेकिन अगर ये मूव करता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव होता है, तो उसी को बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और देखिए ये फिलोसॉफिकली बोला गया था बेसिकली, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब आएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब, उससे पता चलेगा कि वेव की तरफ है कि ड्यूअल नेचर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब आएगा। मतलब ये बेसिकली बात ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन से। लेकिन हम इतना डिटेल्स में तो यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं कि सिलेबस में हमारा नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट सिंपली हम डिफाइन करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है। देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है क्या, ये दो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। ये डी ब्रोगली जो है वो बेसिकली एक फिलोसोफर था, तो उन्होंने दो स्टेटमेंट को पकड़ा। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए अगर हम यूनिवर्स में देखते हैं, पूरा यूनिवर्स में देखते हैं, एनर्जी कहाँ है। यूनिवर्स का जो एनर्जी है आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, अदरवाइज एक पार्टिकल की एक ही मैटर के अंदर है। एनर्जी जो है आइदर एक मैटर का अंदर है, अदरवाइज रेडिएट हो रहा है। तो यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में ही रह सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएट और इन द फॉर्म ऑफ मैटर। सो द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स is either in matter or in the form of radiation, okay। and second thing उन्होंने बोला कि nature loves symmetry, नेचर ऑलवेज सिमेट्री पसंद करता है, नेचर लव सिमेट्री। देखिए अगर नेचर सिमेट्री को पसंद करता है और एनर्जी जो है वो आइदर मैटर में है और रेडिएशन में है, तो रेडिएशन का अगर ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होगा, जस्ट दिस। सो इफ रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, so if radiation have dual nature, then matter also should have dual nature, also should have
dual nature, should have dual nature. Okay, so this is the basically hypothesis of dual nature. अब देखिए मैथमेटिकली क्या होगा कि एक पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहे हैं और मास m, तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा देखिए. सो नेक्स्ट जो है दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. So according to de Broglie, any moving particle associated with a wave. So for any moving particle is associated with an wave, and the wavelength lambda of this particle is equal to h upon mv. इन्होंने जस्ट यही बोला. जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. अगेन यू नो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. m जो है दैट इज मास ऑफ पार्टिकल. जो पार्टिकल मूव कर, जैसे एक चौक को अगर हम फेंक दें तो मास ऑफ चौक हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, और v जो है दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अब देखिए आपका मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इस चौक को फेंक देते हैं अभी, तो इसका वेव जो है क्यों नहीं दिखाई देता है. देखिए इसका जो मास है वो जितना कम होगा और स्पीड जितना ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ उतना ही इफेक्टिव होगा. जैसे मान लीजिए चौक है, इसका मास कितना होगा 1 ग्राम. सो अगर m इक्वल टू 1 ग्राम है देखिए, और ये मान लीजिए कि सपोज जैसे हम ऐसे फेंक दिया, तो ये सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में ये जा रहे हैं सब, तो इसका लैम्डा कितना होगा देखिए. h जो है दैट इज 10 टू द पावर 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ऑर्डर में है. और नीचे जो है देखिए ये 1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में ले जाते हैं -3 होगा इंटू 10 होगा. इसका मतलब नीचे जो है 10 टू द पावर -2 है ना. तो इसको अगर हम इग्नोर करते हैं, पावर को देखते हैं, तो ऊपर जो है 10 टू द पावर -34 है और नीचे जो है देखिए 10 टू द पावर -2 है. ये अगर ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -32 मीटर. देखिए ये है वेवलेंथ. तो ये वेवलेंथ जो है ये हमारे विजिबल वेवलेंथ से बहुत दूर है, क्योंकि हमारा विजिबल मतलब एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होता है, दैट इज 10 टू द पावर -7 मीटर होता है. 4000 टू 7000 10 टू द पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होता है. और कहाँ ये 10 टू द पावर -32 है. तो इसलिए ये जो वेवलेंथ है ये इफेक्टिव नहीं है. पहले ये तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है जो है उसमें भी ये नहीं आ रहा है. विजिबल लाइट तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वेव है उसमें भी ये नहीं आ रहा है. इसलिए हम वेवलेंथ तो है थियोरेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसका जो वेव नेचर है ये इफेक्टिव नहीं है. इसका पार्टिकल नेचर इफेक्टिव है, क्योंकि वेव नेचर जो है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वो बहुत कम है. लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए क्या होगा, ये स्पीड भी बहुत थोड़ा ज्यादा ही होगा और ये मास भी बहुत कम है. मतलब देखिए ऊपर है 10 टू द पावर -34 और इलेक्ट्रॉन का मास तो पता है 10 टू द पावर -30 केजी होता है. 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी है ना. तो देखिए यहाँ -31 है, तो ये अगर ऊपर चला जाए तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा. तो ये 10 टू द पावर -2 या 10 टू द पावर -3 के आसपास हो जाएगा. तो देखिए 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -4 ऐसा हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये इफेक्टिव रीजन में आ जाएगा. ऐसे अगर बहुत छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए ये वेवलेंथ जो है बहुत इफेक्टिव होता है. और यहाँ से वो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है. क्योंकि देखिए अगर एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है तो क्या होगा, उसका जो पोजीशन, उसका जो वेलोसिटी और पोजीशन वो हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं. इसका मतलब उसका जो पोजीशन एंड मोमेंटम है वो हम नहीं मेजर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना. और वहां से अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसको हम एक वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो फॉलो करते हैं. सो वहां से एक नया मैकेनिक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है. जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स क्रिएट हो जाएगा, जहां हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है, उसका जो मैकेनिक्स है, उसका जो वो कैसे मूव करते हैं, वो मूव करने के टाइम वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे.
है ना। तो देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ तक है। लेकिन देखिए यहाँ और एक बात आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में भी एक रिलेशन है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि मोमेंटम तो एम भी होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 2k, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं देखिए ट्वाइस एम के। तो एम भी जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम के। तो ऐसा भी हम कभी कभी लिख सकते हैं एम भी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इक्वल टू जो एच बी एम भी है इसको हम एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से और भी एक थ्योरी आ जाएगा, थोड़ा सा है मैं बता देता हूँ। सपोज देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस फील्ड में ये मूव कर रहे हैं और यहाँ जो पोटेंशियल है देखिए वो भी है। तो अगर भी पोटेंशियल से मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के कितना हो जाएगा ई इंटू भी। अभी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ई भी जीरो, जैसे वहां किया था ऐसे ही के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए तो हाफ एम वी स्क्वायर ई भी का इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ ई भी लिख सकते हैं, तो इन दैट केस एच अपॉन ट्वाइस एम ई भी हो जाएगा। और ये एक अलग है ना, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज हम यहाँ तक लिखेंगे या फिर यहाँ तक लिखेंगे। लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल के थ्रू मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ई भी हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम इलेक्ट्रॉन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक भी तरीका है इसको याद रखने के लिए, क्योंकि m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सब हमको पता होता है। तो अगर डिफरेंट v में लैम्डा डिफरेंट होगा, तो क्योंकि हम ऐसे भी हम एक इक्वेशन निकल सकते हैं कि अगर हम h का वैल्यू पुट कर देते हैं, m का वैल्यू पुट कर देते हैं, E का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक नंबर निकल के आएगा जो है 12.27 और ये v को अगर हम नीचे रखते हैं तो ये रूट भी हो जाएगा और ये हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आपको याद रखना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट भी एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ से हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अगर आप याद कर लेते हैं ये, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि m का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 9.1 31, फिर E का वैल्यू लिखना पड़ेगा 1.6 -19, फिर H का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ओके, सो अब इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैं हर एक टॉपिक डिस्कस किया है जो सीबीएसई सिलेबस में है। ओके, उससे ज्यादा भी नहीं डिस्कस किया, कम भी नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए मैंने ये बनाया है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी से आप कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला जो था आइंस्टाइन जो इक्वेशन था h न्यू इक्वल टू h न्यू जीरो प्लस ओमेगा जीरो, ये दो इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से तो पूछा जाएगा एकदम श्योर, और यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये दो एक न्यूमेरिकल्स कर लेना, बस ये चैप्टर आपका प्रिपरेशन में आ जाएगा। ओके, फॉर टुडे थैंक यू।